हेलो एवरीवन। आज के न्यूज़ टुडे के इस अंक में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज यानी कि 30 जुलाई के अंक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी सुर्खियां हैं, महत्वपूर्ण सुर्खियां, न्यूज़ आर्टिकल्स। तो इसमें जो पहला है, प्रशांत महासागर में जो सुनामी की घटना अभी रिकॉर्ड की गई है उसके संदर्भ में है। दूसरा न्यूज, प्रतिपूरक वन रोपण निधि, जो पॉपुलरली हम लोग जानते हैं कैंपा फंड के नाम से, उसके संदर्भ में जो डेवलपमेंट्स हैं। तीसरा, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निधियों का अंतरण। उसके बाद भारत में छोटी बिल्ली प्रजातियों की स्थिति, स्मॉल कैट्स के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। और पांचवा जो है, भारत को GLOFs के बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। बेसिकली ये आपदा है एक महत्वपूर्ण, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के नाम से जो हम लोग जानते हैं। और अंत में फ्लैश फ्लड, ये भी बाढ़ का ही एक प्रकार है कि जोखिम वाले हॉटस्पॉट्स, इसके संदर्भ में बात करने वाला जो न्यूज आर्टिकल है हमारे सामने है। उसके साथ साथ कुछ संक्षिप्त सुर्खियां भी हैं, जिसमें सबसे पहला डिजिटल भुगतान सूचकांक है, स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है, और इसी तरह से कुछ न्यूज के साथ साथ अंत में जो है सुर्खियों में रहे एक स्थल भी है, सीरिया के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले न्यूज आर्टिकल से। क्या है, प्रशांत महासागर में सुनामी की जो घटना घटित हुई है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि ये देख लेंगे मैप पे कि कहां पे हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, लोकेशन। तो लोकेशन क्या है कि ईस्टर्न रसिया या ईस्टर्न साइबेरिया, मतलब रूस का जो पूर्वी छोर है, मतलब यहाँ पे एक आइलैंड है, यहाँ पे पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है, इसको क्या बोलते हैं, कमचटका प्रायद्वीप, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड हैं जो कि जापान के मुख्य द्वीपों से जुड़ता है जाकर। तो ये इसके पूर्वी छोर पे ये सुनामी की घटना आई है, और इसके प्रभाव जो है पश्चिम में कैलिफोर्निया तक, और इधर दक्षिण में प्रशांत महासागर हवाई तक, और इधर जापान तक देखा गया है। तो यहां पे ये सुनामी आई है, कहां, मैंने बताया कमचटका में, जो कि ईस्टर्न साइबेरिया या ईस्टर्न रसिया में अवस्थित है, ठीक है। तो संदर्भ हमारा ये है प्रशांत महासागर में। और क्योंकि इसकी तीव्रता जो है काफी अधिक थी, 8.8। इससे पहले इतना महत्वपूर्ण भूकंप जो है ना, इतना तगड़ा भूकंप जो है, इससे पहले काफी वर्षों पहले 1950 में आया था, जो कि 9 रिक्टर पैमाने पे 9 था, ठीक है। उसके बाद ये 8.8 आया है, ठीक है। तो काफी समय के बाद इस प्रायद्वीप में यहाँ पे भूकंप आया है, और उसके कारण सुनामी की उत्पत्ति हुई है, और जिसका प्रसार जो है ना यहां तक देखा गया है, ठीक है। तो सुनामी, और जिसमें कि हम लोग यहाँ पे चलते चलते कुछ बात कर लें यहाँ पे कि अगर तटीय इलाकों में सुनामी के प्रभाव को देखा जाए तो जो कमचटका आइलैंड है, वहां पे जो तटीय इलाके हैं, वहां पे मैक्सिमम जो है ना इनके लहरों का जो हाइट है वो देखी गई है। मतलब क्या कि वहां पे 10 से 12 फीट के आसपास हाइट देखी गई है। तो मतलब पूरा मुख्य प्रभाव यहां पे देखा जा रहा है, और इसके आसपास जो है ना, लेकिन क्या है, कुछ दूरी तक इसमें कवर कर रहा है प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इसके संदर्भ को समझ सकते हैं। लेकिन ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में हम लोग सुनामी के संदर्भ में बात करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग सुनामी के बारे में ही समझ लेते हैं कि सुनामी क्या होता है, किसे सुनामी बोलते हैं, क्या इसकी परिभाषा है, टेक्निकल इसमें कारण क्या है इसके आने का। तो सबसे पहले इस तरह से समझें कि सुनामी क्या है, सागरीय तरंग है, समुद्र की तरंग है, कि समुद्र के जल में उठने वाली तरंग, इस तरह से, ठीक है। और लेकिन ये होती क्यों है, होता ये है कि जब समुद्र तल में कोई भूकंपीय घटना होती है, तो भूकंपीय घटना के कारण जो ऊर्जा निकलती है, भूकंपीय तरंग, वो सागरीय जल में जो है तरंग पैदा करती है, सागरीय जल में वो लहर पैदा करती है। और वो तरंगें जब तट पे आती हैं तो उनका रूप विकराल हो जाता है। इसलिए सुनामी जो शब्द है ना, इसका मतलब भी यही है, तटीय तरंग, हार्बर वेव्स इसको बोला भी जाता है, क्योंकि तटों के तरफ जो है ना इनका रूप विकराल हो जाता है, तट के पास आते आते। उसका कारण है, हम लोग आगे देखेंगे। तो ये कारण, तो इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं सुनामी के बारे में, ठीक। उदाहरण के लिए क्या, 2004 का जो हिंद महासागर का सुनामी था, भारत में उससे काफी प्रभाव हुआ था, और बड़े पैमाने पे जो है ना तटीय राज्यों में वहां पे आपदा देखा गया था, जिससे कि लोगों की
जान भी चली गई थी और बड़े पैमाने पे जो है संपत्ति का भी जो है विनाश हुआ था। तो बहुत बड़ी आपदा थी भारत के लिए उस समय। ठीक है, तो कारक क्या होता है, ये सुनामी तो हमने बता दिया। ठीक है, तो परिभाषा हमने देख लिया कि सागरीय तल में आने वाले भूकंप और भूकंप के कारण जो ऊर्जा निकलती है और उसके कारण जो सागरीय जल में जो तरंगे उत्पन्न होती है उससे जो लहर होता है सागरीय लहर, और जिसकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है और वो जो तट पे आती है तो वो भीषण प्रभाव छोड़ती है। तो इस प्रकार इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला वही मैंने बताया कि सागरीय तल में अगर भूकंप आ जाए, भूकंप की घटना, ठीक है, अगर कोई यहां पे उल्कापात हो जाए और बड़े पैमाने पे जो है ना सागरीय जल में क्या होगा, टर्बुलेंस पैदा हो, तो जिससे क्या है लहर बनेगी और जैसे जैसे तट की तरफ जाएगी उस लहर का प्रभाव अधिक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है कि ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है सागरीय तल में फिर से या तटीय इलाकों में। तो वो क्या है कि सागरीय जल को जो है ना उद्वेलित कर सकता है, टर्बुलेंस ला सकता है, जिससे इस प्रकार की तरंगे उत्पन्न हो सकती है। ग्लेशियर वाले इलाकों में जहां ग्लेशियर जमे होते हैं, ग्लेशियर के टूटने से तो वही सागरीय जल को उद्वेलित करने का काम वो कर सकते हैं। तो ये कारण है इसका। और अनमानवीय भी देख सकते हैं कि परमाणु विस्फोट वगैरह भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि सागरीय तल के आसपास जो है अगर परमाणु बम जैसा जो है ना विस्फोट किया जाए तो उसमें भी इतनी क्षमता होती है कि सुनामी जैसी लहरों का उत्पत्ति हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो सुनामी की घटनाएं कहां, प्रशांत रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। मतलब हम एक बार मैप को फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो है पैसिफिक प्रशांत महासागर का क्षेत्र, मतलब यहां प्रशांत महासागर के चारों तरफ ये, इसे क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। क्यों रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है ये 2 तरह के प्लेटों का जो है ना विलयन स्तर है, जहां पे अभिसरण होता है, तो प्लेट टकराती है और प्लेट एक दूसरे के नीचे जाने के कारण क्या है, भूकंपीय घटना, भूकंप और ज्वालामुखी की घटना यहाँ पे देखी जाती है। और पूरा यहाँ से लेके पूरब में ऑस्ट्रेलिया के नीचे से लेकर यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के तट तक आप देखोगे सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी इसी रीजन में आते हैं, इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ भी यही हुआ है। अब इस घटना के बारे में समझ लेते हैं कि ये जो इलाका है एक्चुअली क्या है, ये इलाका क्यूराइल कमचटका सबडक्शन जोन है, जहां पे पैसिफिक जो प्लेट है, ये पूरा का पूरा पैसिफिक प्लेट है, ये जो है यहाँ पे धसाव होता है, जिस कारण से समय समय पे जो है डिफरेंट टाइप रिक्टर पैमाने पे डिफरेंट तीव्रता के जो है ना भूकंप आते रहते हैं। मतलब ये क्या है, प्लेट मार्जिन पे है। तो इस तरह से हम लोग इसका कारण को एक बार हम लोगों ने समझ लिया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सुनामी तरंगों की विशेषताएं, थोड़ा सा हम लोग विशेषताओं पे बात करेंगे। अभी मैंने बार बार बोल रहा था कि तटों पे ही आने पे जो है ना इसका रूप विकराल दिखता है। क्यों, इसका कारण है, इसका कारण क्या है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कॉमन सेंस लगाएंगे, यहाँ पे एकदम साधारण तरीके से समझेंगे कि जब ये सागरीय तल है, यहाँ पे कुछ टर्बुलेंस हुआ, चाहे ज्वालामुखी फटा, भूकंप आई और उसमें से ऊर्जा निकली, जिसने क्या हुआ, सागरीय जल को उद्वेलित कर दिया। तो यहां पे इस तरह से ऐसे कुछ ऐसा होता है। तो मतलब ये क्या, जैसे से तट के पास गई तो ये सागरीय जल का जो तरंग था उसकी क्या हाइट बढ़ गई और क्या उसके इसमें वेवलेंथ में कमी आ गई, मतलब हाइट बढ़ गई। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे देखें हम लोग, यहां पे क्या है कि इस ऊर्जा को, जो भूकंप से निकली हुई ऊर्जा थी, इस ऊर्जा को सागरीय जल का इतनी मोटी लेयर को जो है ना में उद्वेलन पैदा करना था, इतनी मोटी लेयर थी। लेकिन जैसे जैसे तट की तरफ आते हैं तो वहां छिछला हो जाता है समुद्र और वहां पे कम जल है, तो क्या कि पूरा का पूरा इंपैक्ट जो है इस कम जल पे पड़ेगा। तो जैसे जैसे तट के नजदीक आते हैं तो वैसे वैसे क्या सागरीय जो तरंग है वो तरंगों की हाइट जो है ना बढ़ जाती है। यही कारण है ना, ये हाइट बढ़ जाती है ये। तो इसीलिए बोला भी जाता है कि जो सुनामी की तरंगे हैं गहरे सागरों में जो है ना, जो जहाज वगैरह उस समय जो है ना नेविगेट कर रहे होते हैं, परिवहन कर रहे होते हैं, उनको सुनामी की जो है ना 2-3 फीट ऊंची ही लहरों का सामना करना पड़ता है। जबकि वही सेम सुनामी की तरंगे तट पे अगर पहुंचती हैं तो वो कितनी हो जाती है, 10 से 12 फीट। तो यही बेसिक कंसेप्ट है।
है ना। तो ये स्टेटमेंट हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, इसे दिया भी जा सकता है कि उथले पानी की ओर बढ़ती है, बढ़ने के साथ ही सुनामी की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, सुनामी तरंगों की ऊंचाई में, इसीलिए इसको हार्बर वेव्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो यही इसमें आयाम था इस पेज में हम लोग। तो ये सुनामी के बारे में एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है ज्योग्राफी सेक्शंस में। ठीक है, अब देखते हैं परिणाम इसके क्या है। तो परिणाम क्या, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण और अन्य। सामाजिक आर्थिक तो सामान्य रूप से है कि तटीय जो पर्यावरण है तो पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा ये लहरों के कारण, पूरी तरह से। तो उसमें बिल्डिंग्स हो सकते हैं, आधारिक अवसंरचना हो सकती है, रोड्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन लाइन्स हो सकते हैं, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो सामाजिक आर्थिक लेवल पे काफी बड़ा विनाश होता है, आजीविका का नुकसान हो सकता है। पर्यावरणीय क्या है, जो इकोसिस्टम है, तटीय इकोसिस्टम जैसे मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियां, ज्वार नदमुख, सब जो है ना उसमें बदलाव हो जाए, क्योंकि बड़ी तरंगे आई हैं और बड़ी तरंगे आके क्या करती है, तट में अपरदन करती है, उनमें काट के लेके जाती है। आप देखोगे इसका उदाहरण, जो भारतीय सुनामी आई भारत में, तो सुनामी आई तो यहाँ पे क्या, बंगाल से लेकर उड़ीसा तट और आंध्र प्रदेश तट में जो आसपास जो क्या था, मैंग्रोव के जंगल थे, उनको बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, जिसका कि आज तक उसके रिस्टोरेशन कार्य चल रहा है। और बहुत सारे जगह पे इतना ज्यादा अपरदन हो गया कि वो गायब ही हो गए मैप पे, जो छोटे छोटे आइलैंड जो थे सुनामी के पश्चात। तो हम लोग देख सकते हैं, तो काफी ये पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी तंत्र को, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। अन्य क्या है कि इसमें क्या, आवश्यक सेवाओं में बाधा और मनोवैज्ञानिक तनाव, ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन लाइन पूरी तरह से बाधित हो जाती है, बिजली, फोन और इंटरनेट, सारी सेवाएं जो है बाधित हो जाती हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है ना मनोवैज्ञानिक समस्या भी पैदा कर सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने सुनामी के संदर्भ में देखा और हाल फिलहाल में जो आया था। ठीक है, चलिए इसमें क्या है कि भारत में क्या है, इसके लिए ये तो बहुत बड़ी आपदा है, तो इसके प्रबंधन के लिए क्या उपाय हैं। तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसके कुछ दिशा निर्देश है। इसके बारे में अगर हम लोगों ने समझ लिया तो इस दिशा निर्देश को समझना में बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। क्या है, बहुस्तरीय संस्थागत ढांचा, मतलब क्या है कि जब आने के पूर्व से लेकर आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात की पूरी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या है, तैयारी, समन और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एनडीएमए, एसडीएमए, राज्य स्तर पर काम करने वाली जो संस्था है एनडीएमए के, और जिला स्तर पर काम करने वाली जो डिस्ट्रिक्ट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, वो सारे संस्थागत जो संस्थाएं हैं उनमें क्या है, उनमें क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये बात यहाँ पे किया गया है, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना चाहिए और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली मतलब क्या है कि ये जो है अलार्मिंग सिस्टम हो अवेलेबल, जिससे कि बचाया जा सके और जनसंख्या को वहां से निकाला जा सके समय रहते। अभी जो जिसका संदर्भ हम लोग बात कर रहे हैं, जो अभी सुनामी आई है कमचटका पेनिनसुला में, वहां एक बात, ये पॉजिटिव बात ये है कि वो ऐसे रीजन में आया है कि कमचटका जो आइलैंड है वहां पे काफी जनसंख्या घनत्व तो कम है और बिखरी हुई जनसंख्या है, मतलब जनसंख्या ही कम है और बिखरी हुई, मतलब कोई बड़ा मानव सेटलमेंट नहीं है, कोई बड़ा शहर या इस तरह से, जिस कारण से लॉस कम हुआ है। और जो बाकी रीजन का मैंने नाम लिया, कैलिफोर्निया वगैरह, तो वहां पे और जापान वगैरह का, तो वहां पे इम्पैक्ट ही कम है, हालांकि सागरीय लहरें वहां पे तरंगे पहुंची है ना। तो ये इस संदर्भ में हम समझ सकते हैं। प्रभावी समन उपाय क्या है, भूमि उपयोग योजनाएं बनाना और जैव कवच जैसे मैंग्रोव। तो मैंग्रोव क्या करते हैं, मैंग्रोव क्या है, उनको उससे जो है ना उसके आघात को सहने का काम करते हैं। क्यों, तट पे जब वो हिट करेगी तो यहाँ पे मैंग्रोव के जंगल जो है ना उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो मैंग्रोव का जंगल जितना घना होगा, जितना अधिक होगा, वो उसके प्रभाव को उतना कम करेगा। तो ये सब चीजें जैव कवच तैयार किया जा सकता है, जन जागरूकता और प्रशिक्षण। ठीक है, कि जो समुदाय है उनके बीच में जागरूकता होनी चाहिए कि उस दौरान क्या करना चाहिए, उसके पहले हम कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना जनता को भी समझ में आनी चाहिए, उसके प्रति उसकी जागरूकता होनी चाहिए, तब जाकर सुनामी जैसे आपदा से निपटा जा सकता है। चलिए ठीक है, हाँ अब हम लोग दूसरे न्यूज आर्टिकल पे आ रहे हैं। दूसरा न्यूज आर्टिकल का शीर्षक क्या है, प्रतिपूरक वन रोपण निधि, एफोरेस्टेशन, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन।
मतलब क्या कहीं पे अगर वन भूमि को हटाया गया है किसी पर्पस, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, विकास कार्य को पूरा करने के लिए, तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक फंड बनाया जाए जिससे कि आगे जो है उतना वन लगाया जा सके और उसको वन का संरक्षण किया जा सके। ये राष्ट्र स्तर पे इसके लिए एक व्यवस्था बनी हुई है ना देश में। तो इसके संदर्भ में कुछ डेवलपमेंट है, उसी पर यह आधारित न्यूज आर्टिकल है। क्या डेवलपमेंट है कि केंद्रीय अधिग्रहण प्राप्त समिति जो है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। क्या? प्रतिपूरक वन रोपण निधि के प्रबंधन, जो निधि बनाई गई है उसका प्रबंधन कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है देश में, उससे संबंधित, ठीक है ना, रिपोर्ट पेश की गई है। अब इसमें रिपोर्ट में क्या बात की गई है कि बताया गया कि भारत में 2019-20 से लेकर 2023-24 तक, हाँ मतलब 5 साल की बात की जा रही है, के बीच जो है ना कुछ प्रतिपूरक वन रोपण लक्ष्य का 85% हासिल कर लिया गया है। तो मतलब क्या, इस फंड से क्या करना होता है कि जितना पेड़ कटा है, जितनी वन को हटाया गया विकास कार्यों के लिए, उतना इस फंड से कहीं और वनारोपण किया जाए। यही है ना एफोरेस्टेशन, प्रतिपूरक, कंपेंसेट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो लक्ष्य बताया जा रहा है कि हमने 85% जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया, मतलब ये पॉजिटिव बात है ना, ये पॉजिटिव बात है यहाँ पे, ठीक, कि प्रदर्शन अच्छा है भारत में। और क्या है, सीसी का गठन किसने किया था, अब इसके बारे में हम लोग जान लें। ये जो पूरी की पूरी संकल्पना है जीव विविधता के संरक्षण से संबंधित है, वन संसाधन के संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि हम लोग बेसिकली कि वन जो है हमारे लिए सिर्फ संसाधन का काम नहीं करते बल्कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो है ना जीवों के लिए ये आवास है, प्रकृति का आवास है। तो अगर वनों को काट दिया जाए तो पूरी तरह से इकोसिस्टम जो है ना खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके आधार में है वन। तो देश में जो है ना वनों के संरक्षण के लिए ये पूरा का पूरा ढांचा तैयार किया गया है, मैकेनिज्म तैयार किया गया है कि कैसे उसको विकास कार्यों के से तालमेल बिठाया जाएगा कि कोई भी विकास कार्य को भी नहीं रोका जा सकता, और वनों को अगर काटा जा रहा है तो उसके लिए भी एक व्यवस्था की जाए कि जितना वनों को काटा जा रहा है उतना फिर से लगाने की व्यवस्था हो। तो उसके लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए, व्यवस्था चाहिए कि अगर लगाने वाला कौन सी संस्था लगाएगी और उसके बाद निगरानी कौन करेगा, ये सारे पक्षों पे काम करने के लिए व्यवस्था चाहिए थी। तो उसके लिए क्या, ये मामला शुरुआती दौर में कितने सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक कमेटी गठित की, सीईसी, ठीक है ना, यही केंद्रीय प्राधिकरण अधिकार प्राप्त समिति सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही इस टर्म को बोला गया, ये प्रतिपूरक वन रोपण निधि, ठीक है ना। ये सब चीजें मामला न्यायालय के देखरेख में चीजें हुई, और उसके बाद जो है उसके बाद क्या पूरा का पूरा कैंपा फंड ही आया और कैंपा अथॉरिटी भी लगाई गई, जिसमें क्या है बोलते हैं इसमें कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड और फॉर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये अथॉरिटी बना दी गई कैंपा, ठीक है, 2016 में, ठीक, 2016 में एक्ट आ गया और ये इसका गठन, ठीक है। तो इसके संदर्भ में पूरी व्यवस्था को ये इस तरह से चलाया जा रहा है, तो एक संरचना का भी निर्माण कर लिया गया। तो ये संदर्भ है, इसके और भी आयाम को हम लोग देखते हैं। क्या आयाम है कि यदि वन भूमि को गैर वन, इसी के बारे में जो बात हमने अभी किया कि किसी भी वन भूमि को, ये वन भूमि है, ठीक है, वन भूमि, और इसको गैर भूमि में ट्रांसफर किया गया। यहां पे क्या, कोई इंडस्ट्री लगा दिया गया, इंडस्ट्री लगा दी गई, कोई जो है विकासात्मक परियोजना, मतलब रोड्स हो सकता है, कोई हाइडल पावर हो सकता है, परियोजना हो सकती है, इस तरह का लगा दिया गया। तो इसे फिर से क्या करने, इसकी पूर्ति के लिए क्या किया जाएगा, इसके समान भू क्षेत्र पर वन रोपण का प्रयास करना अनिवार्य है, मतलब इतने पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए फंड, ठीक है। तो गैर वन उद्देश्यों में औद्योगिक या अवसंरचना का विकास करना आदि शामिल है, यह वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत। तो कानूनी बैकिंग क्या है, यहाँ पे आधार क्या है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। इस सारी प्रक्रिया जो है उसको आधार बना के आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये इस तरह से कानूनी आधार भी है, ठीक। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। अब इसका थोड़ा सा इतिहास के बारे में, यही जो मैं बात कर रहा था अभी कि प्रतिपूरक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 के बारे में, क्या ये करता है, क्या इसका ये हुआ पूरी की पूरी व्यवस्था को चलाने में। ये क्या है कि एक वाद है यहाँ पे TN गोदावरम बनाम भारत संघ, जो 1995 में आया था, और पर्यावरणीय विधान
पर्यावरणीय विधान मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में कानून निर्माण के लिए ये बहुत आधारभूत जो है मामला है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का, जो इससे जजमेंट दिए गए भारत में पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण जजमेंट माना जाता है ये। तो इसका आधार यही बोला गया कि इसमें निर्णय से प्रेरित होकर अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के बाद में दिए गए निर्णय से प्रेरित होकर बनाया गया ये अधिनियम, ठीक है। किस संकल्पना को यहाँ पे लाया गया और इसके तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे क्या ये फंड गठित किया गया, एक केंद्र स्तर पे और एक राज्य स्तर पे होगी कि आपने अगर वन को ट्रांसफर किया है वन भूमि को तो उतना ही वन भूमि जो है ना के समान जो है ना आपको दूसरी जगह फिर से वन रोपण करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, रख रखाव भी करना पड़ेगा, निगरानी भी करनी पड़ेगी। इस अधिनियम में केंद्र सरकार और सभी राज्यों को लोक लेखाओं के तहत प्रतिपूरक वन रोपण निधियों को स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो लोक लेखा निधि है, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, ठीक, उसके अंतर्गत ये फंड रहता है, ठीक है, जिसके द्वारा वन रोपण प्रतिपूरक वन रोपण किया जाएगा, ठीक, ये चीज है। अब क्या, लेकिन जो ये इंपावर्ड कमिटी है सीईसी जो है ना, यहाँ पे क्या कुछ मुद्दों है ना कि मुद्दों को भी उजागर किया है कि ये पूरे निधि का जो किया जा रहा है, इसके काम किया जा रहा है, तो उसमें क्या मुद्दा है कि वार्षिक परिचालन योजना जो है प्रस्तुत करने में देरी, कि आप जो ये एफोरेस्टेशन के लिए जो योजना ला रहे हो कि इतनी जमीन से काटा गया है वन और हम यहाँ इसको वन रोपण कर रहे हैं, जो प्रतिपूरक जो है ना वन रोपण कर रहे हैं, तो ये योजना जो है ना प्रस्तुत करने में ही देरी हो जाती है राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय प्राधिकरण की मंजूरी के बावजूद राज्य स्तर पर कई स्वीकृतियां, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे राष्ट्रीय प्राधिकरण और उसके बाद के मंजूरी के बाद राज्य स्तर पे भी वहां पे, मतलब क्या है कि राज्य स्तर की जो केंद्र स्तर की संस्था है और राज्य सरकारों के बीच टकराव की स्थिति बनती है, जिससे क्या देरी होती है। और क्या कैंपा कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी, तो बेसिक समस्या है, स्टाफ्स की कमी है, निगरानी का अभाव। ऑब्वियसली कि हमने एफोरेस्टेशन तो कर दिया, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन, यहाँ पे वन लगा दिए, ठीक है, पैसा लग गया, ठीक है ना, फंड यहाँ पे आवंटित हो गई, लेकिन क्या अगर इसकी निगरानी नहीं की गई और समय के साथ इस वनों को काट लिया गया, दुरुपयोग कर लिया गया या इंक्रोचमेंट हो गया इस जमीन का, तो उसकी भी निगरानी करनी है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो पूरा का पूरा उद्देश्य ही जो है ना खत्म हो जाएगा इस पूरे फंड का, तो इसे निगरानी करना पड़ेगा, ठीक है, और निधियों का दुरुपयोग वगैरह। तो ये सारी चुनौतियां हैं यहाँ पे, जिससे कि इम्प्लीमेंट हम लोग नहीं कर पा रहे। जो अभी हम लोगों ने बात किया था अभी कि 85% जो है ना हम लोगों ने लक्ष्य को पूरा कर लिया है, तो वही चैलेंजेस है कि 100% नहीं कर पा रहे हैं, कम हो रहा है, हाँ, तो ये चीजें। अब सीईसी की सिफारिशें क्या है, सिफारिशें कुछ इस तरह से है कि संस्थागत व्यवस्था को सशक्त करना। संस्थागत तो है कि राज्य कैंपा को, जो राज्य स्तर पे जो कैंपा बनाया गया, जो इस फंड को देखने के लिए जो अथॉरिटी बनाएंगे शासकीय निकाय, उसके संचालन समिति और कार्यकारी समिति को नियमित बैठकें होनी चाहिए, मतलब वो सही तरीके से काम करे, जिससे क्या है योजना निर्माण हो, योजना का इम्प्लीमेंटेशन हो जल्दी, मतलब वन को लगाया जा सके जल्दी। मतलब एक जगह से वन तो कट गए, लेकिन अगर जल्दी नहीं लगाया गया, उसमें देरी हो गई, तो फिर से बात वही है, हम लोग जैव विविधता का संरक्षण नहीं कर सकते हैं। निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाना, सारा का सारा मामला यहीं पे आकर टिकता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने निगरानी नहीं किया तो फंड यूज होने के बावजूद भी उसका लॉन्ग टर्म कोई हमें लाभ नहीं मिल पाएगा, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से। इसके लिए क्या है, ई ग्रीन वॉच एवं परिवेश 2 जैसी जो प्लेटफॉर्म है, जो पोर्टल है, उस पे जो है ना उसकी उस पे जानकारी देना अनिवार्य है कि यहाँ पे क्या है, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन किया गया, ये साइट है, ये साइट है, साइट ए, साइट बी, इस तरह से राज्य में तो जो एजेंसीज है, तो ये करना। और उसकी जियो टैगिंग करना। जियो टैगिंग मतलब क्या, कि जियो टैगिंग मतलब क्या, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जिससे कि उसको ट्रैक किया जा सके कि उस जमीन पे कितना ग्रीन है, कहीं पेड़ काटे तो नहीं जा रहे हैं। तो जियो टैगिंग वगैरह जो है ना, जो मॉडर्न समय में काफी इंपॉर्टेंट जो है टेक्नोलॉजी है, जो कि इस पर्पज से भी यूज किया जा सकता है, और हम लोग अपने आंसर में लिख सकते हैं इस तरह के जो नवाचार हैं, ठीक, और जिससे कि एकदम एग्जैक्ट लोकेशन उसकी पता होती है, तो उस साइट का पता होता है कि इस साइट पे जो है ना प्रतिपूरक वन रोपण किया गया। तो कल के दिन अगर इसका इंक्रोचमेंट होता है तो सब जो है ना ट्रैक किया जा सकता है ऐप से, क्योंकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है,
वहां पे कि जहां पे वनरोपण किया गया था। अन्य सिफारिश से क्या है कि निधियों का प्रवाह को सरल बनाना चाहिए और समय पर एपीओ जो योजनाएं हैं जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए। ये वे फॉरवर्ड के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। तो चलिए हम लोग अब थर्ड न्यूज आर्टिकल पे आते हैं। थर्ड न्यूज आर्टिकल का शीर्षक क्या है? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निधियों का अंतरण, फंड का आवंटन जो किया जाता है पंचायती राज संस्थाओं को, ठीक है, उसके संदर्भ में एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में ये न्यूज आर्टिकल है। तो आगे बढ़ने से पहले पंचायती राज संस्था और उसके जो उद्देश्य है उसका महत्व तो हम लोग जान सकते हैं, जिससे हम लोग पृष्ठभूमि समझ जाएंगे इस न्यूज आर्टिकल का। क्या मतलब? पंचायती राज संस्था को इस तरह से देखा जा सकता है कि जो हमारी व्यवस्था है उसमें जो है सरकार का जो विकेंद्रीकरण के रूप में, मतलब सबसे निचले स्तर पे, सबसे नीचे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सबसे नीचे स्थानीय स्तर पे पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया है, जो कि ग्राम स्तर पे है। और ग्राम स्तर पे क्या है? ये राजनीतिक नीति निर्माण का काम करते हैं, वहीं पे क्या है, विकास कार्य को भी जो है देख रेख करते हैं। विकास कार्य भी इस स्तर से किया जाता है पंचायतों के द्वारा, पंचायती राज के आधार पे और स्थानीय जरूरतों के अनुसार और स्थानीय लोगों के अनुसार। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण रूप से बोल सकते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये क्या है? स्वशासी संस्थाएं हैं, स्वशासी संस्थाएं हैं, ठीक है, जहां स्वशासन की संकल्पना पे आधारित है। मतलब गांव के लोग मिलके अपने स्थानीय स्तर की जरूरतों के अनुसार, संसाधनों के अनुसार नीति निर्माण का काम करते हैं। तो इससे पहले व्यवस्था, जब ये व्यवस्था नहीं थी तो नीति निर्माण और जो मैंने बोला राजनीतिक नीति निर्माण और विकास कार्य सिर्फ दो ही लेवल पे होता था ना, केंद्र स्तर पे और मतलब यहाँ पे मैं सेंटर लिख देता हूँ, यहाँ स्टेट और यहाँ पे PRIs। तो दो ही स्तर पे होता था, सेंटर पे और स्टेट लेवल पे। लेकिन इसका क्या हुआ, इसे नीचे PRIs के अंतर्गत भी आ गया, ये पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पे भी ये काम किए जाने लगे। तो एक तरह से क्या हुआ, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। और सत्ता का ही विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, पूरी तरह से राजनीतिक सत्ता का और वित्तीय सत्ता का, ठीक है ना। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी से भी विकास कार्य किए जा रहे हैं, फंड को एलोकेट किया जा रहा है। तो पूरा का पूरा मुद्दा है। तो इस कारण से क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं के आधार पर भी काफ़ी विकास कार्य किए जाते हैं, जिसके लिए उन्हें फंड की आवश्यकता होती है। और फंड जो है किसी भी उद्देश्य को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है, केंद्र स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी और पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर भी। लेकिन उसमें समय समय पर देखा गया है कुछ ना कुछ जो है ना चीज़ें जो है ना मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। ये जो न्यूज आर्टिकल है उसी का संदर्भ बता रहा है कि उसके संदर्भ में ही ये रिपोर्ट आई कि पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत निधियों के अंतरण पर ये रिपोर्ट है। और किसके द्वारा है? ग्रामीण विकास संबंधी जो अस्थायी समिति है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और बेसिकली यही जो हमने बात किया, और ये जो रिपोर्ट की बात की जाती है कि निधियों का जो अंतरण है, ट्रांसफर है, उसकी बात कहाँ की जाती है? संविधान में केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, जो कि संविधान का अनुच्छेद 280 में है। तो यह अनुशंसाएं करता है कि कितना जो है ना PRIs को ट्रांसफर किया जाना है, ठीक। तो ये संदर्भ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में समझते हैं कि संसदीय जो रिपोर्ट में जो उठाई गई मुख्य चिंताएं हैं, कि क्या चिंताएं जो रिपोर्ट आई है उससे संदर्भ में। सबसे पहला तो वही कि जो RLB यही लिखा हुआ है, रूरल लोकल बॉडीज, इसका मतलब ये RLB, इसका मतलब को मिलने वाली निधियों में लगातार कमी हो रही है। तो सबसे पहला तो क्या कमी हो गई कि 73वां संविधान संशोधन किया ही इसलिए गया था कि जो आधारभूत स्तर पे प्रजातंत्र को जो है ना, प्रजातंत्र की मूल संकल्पना को आधारभूत स्तर पे पहुंचाया जाए। और पहुंचाया कैसे जा सकता है? वहां पे क्या आधारभूत स्तर पे कैसे पहुंचाया जा सकता है? वहां पे नीति निर्माण को लाया जाए। तो नीति निर्माण है, ठीक है, लेकिन नीति आप किस चीज़ के लिए बनाओगे? किसी योजना के को चलाने के लिए, योजना के निर्माण के लिए, उसके कार्यान्वयन के लिए। और सब में किस चीज़ की जरूरत होती है? फंड की जरूरत होती है। और फंड के अभाव में अगर आप नीति निर्माता भी अच्छे हो तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पे समस्या हो रही है कि 73वें संविधान संशोधन को बनाया ही इसलिए गया था कि ग्रामीण स्तर पे जनता को सशक्त करना और सशक्तिकरण के साथ साथ उसे राजनीतिक रूप से और वित्तीय रूप से जो जागरूक बना के और उसको अच्छा सिटीजन बनाना, यही है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसके लिए जो विकास कार्य है उसके लिए फंड की कमी हो रही है लगातार। तो जो मूलभूत उद्देश्य था वो
खंडित हो रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। उसके बाद क्या, बिना शर्त और योजना आधारित निधियों में कमी। ठीक है, इस प्रकार की योजनाएं बिना शर्त और योजना आधारित निधियों में जो कमी है, टोटली क्या है, इसके विकास में क्या पंचायतों की भूमिका सीमित हो जाती है और साथ ही एक स्वशासी संस्था के रूप में उनकी विश्वसनीयता की कमी आती है। इसको हम समझेंगे क्या है कि जो कुछ योजनाएं इस प्रकार से होती हैं जो ये पहले से फिक्स्ड किया कर दिया जाता है ऊपर से ही, केंद्र सरकार के द्वारा है या राज्य सरकार के स्तर पे, कि इन योजनाओं पे काम आपको करना ही है। जो फंड दिया जाएगा, मतलब 100 रुपये अगर फंड दिया जा रहा है तो उसमें से 30 रुपये या 40 रुपये आपको इसमें देना ही देना है। ये फिक्स्ड है, शर्त है, सशर्त दिया जा रहा है। तो 100 रुपये में तो सबसे पहले जो है ना 40-50 रुपये अगर हमने फिक्स्ड कर दिया, ठीक है, और उसके बाद बचा कितना, 50 रुपये, तो ये बाकी 50 रुपये ही जो पंचायत है, वो संस्था जो है, वो खुद के द्वारा जो बनाए गए नियम या योजनाएं हैं उस पर खर्च कर पाएगी। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसलिए जब हमने बोला था कि स्वशासी संस्था है, तो स्वशासी संस्था कैसे बन पाएगी, जब तक कि उसके पास अपने फंड ना हो, अपने नीतियों को इंप्लीमेंट करने के लिए फंड ना हो। तो लगातार जो ये वाला जो फंड है ये क्रूशियल है, ये इंपॉर्टेंट है और इसी में कमी देखी जा रही है। फंड तो दिए जा रहे हैं लेकिन ये वाला फंड जो है ना बढ़ रहा है या इतना ही है, और ये लगातार कम हो रहा है बिना शर्त वाली। तो ये लाइन यही है, बिना शर्त और योजना आधारित निधियों में कमी हो रही है। और जिससे क्या होती है कि जो संस्था है, ये संस्था जो है निष्क्रिय हो जाएगी, कोई इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या, इसका विश्वसनीयता में कमी आ गई जो स्थानीय स्तर पे। उसके बाद पंचायतों को 3Fs, कार्य, निधि और पदाधिकारी का हस्तांतरण। कार्य मतलब कि कौन से कार्य उसमें करने हैं, निधि क्या, फंड, और पदाधिकारी काम करने वाले। ये तीनों चीज जो है किसी भी संस्था को विभिन्न स्तरों पे, केंद्र स्तर पे भी, राज्य सरकार के स्तर पे भी और पंचायती राज संस्था के आधार पे भी, ये तीनों चीजें आवश्यक है, तीनों कंपोनेंट। और ये ही चीज जो है ना अधूरा है, बिखरा हुआ है और राज्यों के स्तर पर असमान बना हुआ है। मतलब विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन एक जैसा नहीं है, कहीं अच्छा है कहीं बहुत खराब है। ठीक है, उसके बाद क्या, राज्य वित्त आयोगों के गठन में देरी, क्योंकि सारा का सारा काम ये जो है ये चीज करती है ये संस्था राज्य वित्त आयोग, कि पंचायती राज संस्थाओं को कितना ट्रांसफर किया जाना है इसके अनुशंसा। तब देख सकते हैं यहाँ पे कि उदाहरण के लिए कुछ राज्यों ने तो अभी तक तीसरे, चौथे और 5वें राज्य वित्त आयोग का गठन भी नहीं किया है, जो कि कुछ राज्यों के द्वारा मतलब किया जाना था, कर लिया जाना था। कुछ राज्य समय पर लेखा परीक्षण और कार्रवाई की रिपोर्ट, मतलब जो फंड दिया जा रहा है उसका लेखा परीक्षण राज्यों को ट्रांसफर करने के लिए, किसको, पंचायती राज संस्थाओं को, उसका ऑडिट रिपोर्ट जो है ना वो उसका ये नहीं किया जा रहा है, उसे सबमिट नहीं किया जा रहा है, जिसके उदाहरण भी दिया गया अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का उदाहरण। तो ये समस्या यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं को काम करने में बहुत बड़ी बाधा बन के उभरती है, फंड की समस्या। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2021-22 से लेकर 24-25 है ना, मतलब ये 5 वर्षों में के बीच फंडिंग में कमी। कारण क्या है, कारण देख लेते हैं। कारण यही है कि जो निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकाय है, वो जो निर्वाचित जो है, निर्वाचन ही जो है ना उसका अभाव है, वही जो निर्वाचित ग्रामीण, तो स्थानीय निकाय को चुनाव ना होना, क्योंकि चुनाव ही नहीं हुआ बहुत लंबे समय से। उसके बाद क्या, योजनाओं का अपलोड नहीं करना, वही कि आप क्या किस योजना पे काम कर रहे हो। ये पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पे भी ये चीजें कमी है कि आप किस योजना पे काम कर रहे हो या काम करोगे, उसका अपलोड ही नहीं किया जा रहा है। ठीक है, उसकी कमी ये। उसके बाद क्या, ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म पे पंजीकरण ना होना, मतलब ई ग्राम स्वराज काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है, बड़ा इनिशिएटिव है ये लेन देन के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग ना करने से फंडिंग में देरी होती है, कि पूरे के पूरे पंचायती राज संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है, तो वहाँ पे जो है ना पंजीकरण रजिस्टर्ड नहीं होना, लेखा परीक्षा का अनुपालन नहीं किया जाना, कि जो फंड दिया जा रहा है उसको एलोकेट कैसे किया जाए, उसको खर्च कैसे किया जाए, ऑडिटिंग। और राज्य वित्त आयोग की निष्क्रियता, कि जो राज्य स्तर पे जो काम किया जा रहा है कि क्या फंड, क्या अनुशंसाएं होंगी, क्या सिफारिश होगी, उसमें जो है ना इनएक्टिवनेस है, वो सही तरीके से नहीं काम कर रहे हैं। ठीक, अब इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिश भी दी गई। सिफारिश क्या है, पंचायती राज संस्थाओं के पर्याप्त बिना शर्त और प्रदर्शन आधारित निधियां सुनिश्चित की जानी चाहिए। मतलब क्या, पर्याप्त दिया जाए, मतलब जितनी जरूरत हो वही, बिना शर्त दिया जाए, जिससे कि उनके पास स्पेस हो, वित्तीय स्पेस क्रिएट हो, अपने लिए पैसा हो अपनी नीतियों को इंप्लीमेंट करने के लिए। और तीसरा क्या, कि प्रदर्शन आधारित, और अल्टीमेटली ये देखना है कि कौन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसे मिल जाए, कौन कम कर रहा है तो थोड़ा सा उसे रोका जा सकता है, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे व्यवस्था है।
जिससे कि निधियों की सुरक्षा भी होगी और गलत उपयोग और पारदर्शिता बनी रहेगी। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो राज्य सरकारों पर राज्य वित्त आयोगों का समय पर गठन करने का दबाव, तो मुद्दा तो यही है ना, कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार पे दबाव बनाया जाए कि राज्य वित्त आयोगों का गठन किया जाए और प्रत्येक राज्य द्वारा पीआरआईज को अधिकारों के हस्तांतरण के लिए एक स्पष्ट और समयबद्ध योजना तैयार करना चाहिए। कि वही मैंने देखा जो 3 की बात हमने की, कार्य जो है ना, कौन कौन से कार्य आप किए जाएंगे आपके द्वारा, तो अधिक से अधिक कार्य होंगे तो वो अपने आप जो स्वावलंबी बनेंगे, उतना कार्य वो कर पाएंगे, तो उसको हस्तांतरित किया जाए, तभी जाके वो उतने क्षेत्रों में विकास कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो सही मायने में स्वशासी संस्था का मतलब तभी हो पाएगा। ठीक। अब यहाँ पे 15वें वित्त आयोग को नाम आया था, 15वें वित्त आयोग में भी कुछ अनुशंसाएं थी, तो यहाँ इस संदर्भ में तो हम लोग देख लेते हैं क्या है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के संदर्भ में को दिए जाने वाले जो अनुदान होगा उसको 2 भागों में बांटे गए हैं। क्या, वही हमने बताया कि बिना शर्त अनुदान, जिसमें कोई शर्त नहीं, 40% ये फिक्स्ड किया गया है कि बिना शर्त, कोई शर्त नहीं, कि आप अपनी मर्जी से योजना बना के से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और ये किसमें खर्च करेगा पंचायत, ये जो 29 विषय हैं पीआरआई के अंतर्गत, और ये कहाँ है, जो संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में दिया गया है उसमें जो 29 विषय है पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत, उसमें वो करेगा। ठीक है, जो स्थानीय जरूरतों के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। दूसरा सशर्त अनुदान, वही 60% वहाँ। ठीक है, कि आप कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उसे तो चलाना ही चलाना, जैसे सॉलिड वेस्ट से संबंधित, लिक्विड वेस्ट से संबंधित योजनाएं, जल संसाधन से संरक्षण और संसाधन से संबंधित योजनाएं, है ना, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण, ये इस तरह की योजनाएं, स्वच्छता आपूर्ति, जल आपूर्ति, ये इस तरह की योजनाएं जो है ना आपको चलाया जाएगा, जो सशर्त वाले में आती है। तो ये इस तरह से हम लोग देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, भारत में छोटी बिल्ली प्रजातियों की स्थिति, ये भी पर्यावरण से संबंधित है और पर्यावरण में जैव विविधता से संबंधित। जैव विविधता में क्या, हमने अभी तक नाम क्या सुना है, बिग कैट का नाम सुना है, बिग कैट, बड़ी बिल्ली प्रजातियों। बिग कैट में क्या, बाघ, है ना, शेर, एशियाटिक लायन जिसको बोला जाता है, यही आते हैं, है ना। 7 प्रजातियां मूल रूप से जो है ना बिग कैट्स की बताई जाती हैं, 7 प्रजातियां, जिसमें क्या है कि बताया मैंने, टाइगर, एशियाटिक लायन, स्नो लेपर्ड, चीता और प्यूमा और जैगुआर। तो इस तरह से 7 जो प्रजातियां हैं, तो इसमें से कुछ जो है ना भारत में नहीं पाई जाती, जैसे प्यूमा और जैगुआर नहीं पाए जाते हैं। चीता जो है बहुत पहले जो है ना वहाँ पे जो है संकटग्रस्त हो गया था, वो खत्म हो गया था, भारत से लुप्त होने की स्थिति में था अधिक शिकार होने के कारण। तो ये संदर्भ हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल स्मॉल कैट्स के बारे में है। किसके बारे में, स्मॉल कैट्स के बारे में। क्या है, भारत में छोटी बिल्ली प्रजातियों की स्थिति। और स्मॉल कैट्स भी क्या है, साइज में छोटे हैं, लेकिन क्या इसी इकोसिस्टम में पाए जाते हैं जिसमें ये बिग कैट्स पाए जाते हैं, और यही संदर्भ यहाँ पे दिया गया है। और इसकी क्या महत्ता है उस इकोसिस्टम में, क्यों, क्योंकि जब बिग कैट्स की बात करते हैं तो ये अपने इकोसिस्टम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जीव हैं। मतलब कीस्टोन स्पीसीज टर्म हम लोगों ने सुना होगा कि अपने इकोसिस्टम को बचाए रखने के लिए, चलाने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपरी स्तर पे होते हैं, उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं, और इस कारण से ही ये बहुत सारे ऐसे जीवों को की जनसंख्या को कंट्रोल करते हैं और जिसको कि नियंत्रित करके रखते हैं, और जिसके बढ़ने से जो है ना इकोसिस्टम जो है ना ढह सकता है, नष्ट हो सकता है, उसका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो इसलिए इसको बाघ जो है ना, बाघ को एक महत्वपूर्ण रूप से कीस्टोन स्पीसीज कहा जाता है, क्योंकि बाघ ऐसे बहुत सारे जीवों को खाता है। अगर वो बाघ की संख्या कम हो रही है तो उसकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी जिसे वो खा रहा है, वो उसके कारण जो है पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ सकता है, क्योंकि ये उच्च मांसाहारी है। उसी तरह से इस इकोसिस्टम पाए जाने वाली जो स्मॉल कैट्स हैं उनका भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये भी उच्च मांसाहारी हैं। तो ये ध्यान रखें। तो इतना जो संदर्भ मैंने बताया, उस संदर्भ में हम लोग इस न्यूज आर्टिकल को देखेंगे, जो कि जीएस पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बात है भारत में छोटी बिल्ली प्रजातियों की स्थिति, उसके संदर्भ में बात की जा रही है। और ये न्यूज क्यों आया, क्योंकि ये स्टेटस ऑफ स्मॉल कैट्स एंड इन टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया रिपोर्ट आई है।
टाइगर लैंडस्केप में ही, इसलिए मैंने ही टाइगर से जोड़ के आपको बात बताई कि टाइगर लैंडस्केप में ही इस तरह के उच्च मांसाहारी जो पाए जा रहे हैं, जो उसी प्रजाति से हैं लेकिन वो छोटे हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट को 29 जुलाई को कब जारी किया गया है? ग्लोबल टाइगर डे, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन है? भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, दोनों संस्थाएं इंपॉर्टेंट है जीव विविधता संरक्षण और जीव विविधता संरक्षण के संदर्भ में भारत में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए। ठीक है, और इसमें भारत के बाघ विचरण वाले इलाकों में पाई जाने वाली, ठीक है ना, जो बाघ जहां पाए जाते हैं उसके संबंधित जो छोटी बिल्लियां हैं, प्रजातियों की उपस्थिति और उनके व्यवहार का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इस रिपोर्ट के संदर्भ में क्या बातें हैं, कि रिपोर्ट में क्या कहा जाता है, कि कुछ मुख्य पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। कि जंगल कैट भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली क्या है? छोटी बिल्ली प्रजाति है। ठीक, छोटी बिल्ली प्रजाति है। इसके बाद क्या है? रस्टी स्पॉटेड कैट, ये सब छोटी बिल्ली प्रजातियों की प्रजातियां हैं, तो जिनका नाम है दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली, ठीक है ना, जंगली बिल्ली। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे नाम। और भारत में कुल 10 छोटी बिल्ली प्रजातियां हैं, यहाँ पे क्या हमने बताया 10। और बिग कैट कितने पाए जाते हैं? 5, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी फैक्ट्स, ये सब जो है ना प्रश्न में पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट बना के। सबका नाम याद रखना तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखें 10 छोटी बिल्ली प्रजातियां हैं, कुछ का नाम हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अगर वो चर्चा में रहते हैं तो उसे नोट करके रखेंगे। ठीक, चलिए छोटी बिल्ली प्रजातियों के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं। क्या है? कि मांसाहारी जानवरों का, वही मैंने बताया, उच्च मांसाहारी होते हैं ये। और क्या? कुल इसके बारे में बताया गया कि ये लगभग सभी प्रकार के स्थलीय बायोम, मतलब क्या, जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ सब में पाए जाते हैं। मतलब इनका विस्तार भी अधिक है, हर जगह पाया जा रहा है, हर इकोसिस्टम में पाया जा रहा है। और बड़ी बिल्ली प्रजातियों से क्या अंतर है? अंतर ये है कि ये बड़ी बिल्ली, यही बाघ, शेर, चीता, स्नो लेपर्ड, ये सब जो भारत में पाए जा रहे हैं। गले में क्या? लचीला हायार्ड हड्डी होता है जिससे वो दहाड़ सकते हैं, और ये दहाड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ जो है ना कठोर आवाज़ होती है। ठीक है ना, गुर्राने की आवाज़ आपने सुना होगा। ठीक है, तो इनकी आवाज़, ये सब फैक्ट्स पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसलिए फैक्ट्स को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना, एक जगह संकलित किया गया है। अब ये यही पिक्चर देख सकते हैं, ये सब कुछ जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगा दिया गया है कि एशियाटिक गोल्डन कैट, कैरेकल, फिशिंग कैट, यूरेशियन लिंक्स, ये सब देखा जा सकता है कि इनका पर्यावास, मतलब जो नेचुरल हैबिटेट है, मतलब घर है, जो प्रकृति का आवास है, वो कहाँ है भारत में, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो आप, IUCN में ये लिस्टेड है, नियर थ्रेटेंड है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में अनुसूची 1 में है। ठीक है, तो अनुसूची 1 में होने का मतलब क्या होता है? अनुसूची 1 में होने का मतलब होता है इसका शिकार, इसके व्यापार पे रोक है। ठीक है, और ये दंडनीय भी होगा। तो अनुसूची 1 में उन्हीं जीवों को रखा जाता है कि जिन पे गंभीर रूप से संकट है, मतलब संकट है जिन पे, और जिनका संरक्षण करने में सबसे ऊपरी स्तर पे सबसे अधिक प्रायोरिटी वाले जीव जो हैं। तो अनुसूची 1 में रखने का मतलब ये ध्यान रखेंगे, टॉप प्रायोरिटी पे हैं। तो इसलिए इसका नाम ध्यान रख सकते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि एरिया कहाँ है, कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? इंडो मलयान पारिस्थितिकी में, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के स्थानिक प्रजातियां हैं। ठीक है, और उसका विशेषताएं क्या है? प्रादेशिक और अकेले रहने वाले कभी कभी जोड़े में देखी जाती हैं। इसी तरह से कैरेकल जो है, उसमें क्या है वो देखें, लिस्ट कंसर्न में है, लेकिन ये भी वन्यजीव संरक्षण की अनुसूची 1 में है। अब इसी तरह से बात करें अगर वन्यजीव संरक्षण की अनुसूची, तो ये चारों अनुसूची 1 में है। ध्यान रखिए, ये भी एक स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है अगर चर्चा में रहेंगे तो। हाँ ठीक है, अब चलिए कैरेकल का देख लेते हैं। कैरेकल कहाँ पाया जाता है? ये बेसिकली राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में। तो ये अंतर हो गया ये। और इसमें क्या, इसे सिया घोष भी कहते हैं, और क्या है, रात्रिचर होते हैं ये। ठीक है ना, रात में निकलने वाले। ठीक, और ये फिशिंग कैट, फिशिंग कैट क्या है, आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए नाम होगा ये फिशिंग से संबंधित। सुंदरबन, हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, और ये भी रात्रिचर है। उसके बाद क्या, यूरेशियन लिंक्स क्या है, मध्य एशिया के बंजर, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया के बंजर, खुले और पथरीले पहाड़ी पठारों इलाकों में पाए जाते हैं। भारत में कहाँ पाया जाता है? सिर्फ लद्दाख में। ध्यान रखेंगे, मेन मध्य एशिया है और ये लद्दाख। तो ये यूरेशियन लिंक्स जो है, नाम से भी ये संबंधित है। ठीक है, भारत में लेकिन लद्दाख में पाया जाता है। ठीक, तो ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया जा सकता है ये एक स्टेटमेंट में। ठीक,
कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। हाँ, तो यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह से प्रश्न आते हैं। चलिए ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक आपदा से संबंधित न्यूज है। क्या है आपदा? भारत को GLOF के बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। GLOF क्या है? एक महत्वपूर्ण और जो काफी खतरनाक आपदा के रूप में सामने आई है कुछ वर्षों में। पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से देखा जाता है, और पर्वतीय क्षेत्र भी कैसे? जो ग्लेशियर वाले इलाके हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो बेसिकली क्या है? ग्लेशियर वाले जो स्थान है वहां पे जो झील है ना, जो झील है ग्लेशियर से जो निर्मित हुआ, उसमें जो है अचानक से जो है ना वाटर सरप्लस या कहीं से भी जो ना कुछ टर्बुलेंस होने के कारण जो बाढ़ आती है उससे संबंधित है। तो इसीलिए इसका नाम है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। और इसी के संदर्भ में ये जो न्यूज है कि अभी संदर्भ क्या बना है कि जो भारत के हिमनदी कि भारत इस प्रकार के जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है कि खतरों का सामना तो कर ही रहा है, और खास करके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इसमें ये घटनाएं आमतौर पे काफ़ी अधिक हो गई हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ? नेपाल में जो है ना, नेपाल में लेंडे नदी है, अचानक बाढ़ के रूप में देखा गया है ना। इसके संबंध में ये न्यूज आई है ये, और प्रभावशाली जोखिम को कम करने और आपदा का सामना करने हेतु तैयार रहने के लिए सीमा पार अग्रिम चेतावनी। यहाँ बात यही की जा रही है कि इसके लिए अगर ये इस प्रकार की आपदाएं बढ़ रही हैं तो क्या होगा कि हमें क्या है, सीमा स्थित, क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र में देखा जा रहा है, और हिमालय क्षेत्र में यहाँ पे जो है ना विभिन्न देशों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और सीमा पार अग्रिम चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना होगा। यही इसमें बताई जा रहा है इस न्यूज़ में। चलिए नेक्स्ट डायमेंशन हम लोग देखते हैं। GLOF के बारे में सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से उत्पन्न बाढ़ क्या है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। देखें, यहाँ पे हमने जैसे बताया कि ग्लेशियर वाले इलाकों में ये झील बनता है। तो ये झील कैसा है? ये है ग्लेशियर, ये है ग्लेशियर, और इसी का जो सामने वाला फ्रंट वाला पार्ट है ये पिघल गया, और पिघलने के कारण जो ये वाटर बॉडी हो गई, ठीक है। और ग्लेशियर में कि बड़े पैमाने पे क्या मलबा भी होता है, कंकर पत्थर वगैरह भी होता है, और वो इसके किनारे में जम गया। तो ये क्या हुआ? एक प्राकृतिक तटबंध के रूप में आ गया। तो ये बीच में जो ये बॉडी है ये झील हो गई है, ठीक, ये झील हो गई। ये दूसरा भी ये देख सकते हैं, इसी प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है ना, कि आगे वाला ये पिघल गई है और ये यहाँ पे मोरेन जम गई। यही चीज ये देख सकते हैं, दो तरह से ये होता है, दो प्रकार, ठीक। अब क्या आउटबर्स्ट क्या होता है? अब मान लिया जाए ये जो है ना तापमान बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या किसी और के कारण इसमें क्रैक्स आते हैं, है ना, और ये टूट कर इसमें गिरे। ये सामान्य रूप से ये होता रहता है ये चीज़ें, हाँ। और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के कारण क्या होगा? अचानक से यहाँ पे गिरेगी, और वहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे एक्स्ट्रा जो है ना वाटर आएगा उसी से क्या होगा? इसमें टर्बुलेंस भी पैदा होगा, और ये पानी जो है नीचे आएगा। और नीचे क्या है? क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, और नीचे क्या है? नीचे कोई रोड हो सकती है, नीचे नदी घाटी हो सकती है, नीचे वन ढालों पे वन हो सकता है, नीचे क्या है? मानवीय सेटलमेंट हो सकता है। तो वहाँ पे ये जब ये पानी जो है बह के आएगा तो बाढ़ से भीषण बाढ़ के रूप में आएगी, और ढालों पे क्या है? ढालों पे जो है उसके मलबा को भी लेते हुए आएगी। तो ये भीषण बाढ़ जो है ना का रूप ले लेगी नीचे तक आते आते। और जब समस्या तब और ज़्यादा गंभीर हो जाती है जब ये जो पूरा का पूरा जो बाढ़ वाला पानी है, वो जल है, वो नीचे आके कहाँ आ जाता है? जिसमें नदी घाटी कहीं होती है। और नदी घाटी में क्या होती है? तो इस नदी घाटी में ये जल आएगा, यहाँ पे शामिल होगा। और नदी घाटी पर्वतीय क्षेत्रों में, खास करके हिमालय क्षेत्रों में हम लोग देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में नदियाँ क्या होती है? पतली होती हैं, उनका चैनल पतला होता है, तो उनकी कैपेसिटी भी, जल धारण करने की क्षमता भी कम होती है। तो अचानक से जब एक्स्ट्रा वाटर उतना अधिक आ जाए वहाँ पे, तो उसमें बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, और आसपास जो है ना काफ़ी वो जो है ना अपर्दन का कार्य करते हैं, और अचानक से काफ़ी समस्या आपदा का रूप ले लेती है, ठीक है ना। तो ये चीज पूरा का संदर्भ है कि हिमनदीय झीलों में आता है ये, ठीक है। एकत्रित होने वाले जल, यही लिखा हुआ है, ये पिघलती हुई हिमानियों के एकत्रित होने वाले जल निकाय हैं, ये बताया गया। और आमतौर पर हिमनदी के किनारे, सामने और भीतर ये होता है। उसका GLOF की घटना यही एक प्रकार की बाढ़ ही है, जो कि
ग्लेशियर वाले क्षेत्र में होता है और ग्लेशियर लेक से में आने वाली बाढ़ का अचानक से वो बाढ़, इसलिए बोला गया ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो जिस यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिक्किम में साउथ लोनक जो झील था ये 2023 में आया था, तो काफ़ी खतरनाक घटना थी ये, है ना, आपदा का रूप ले लेती है। जो आसपास का जो क्षेत्र है, जो घाटी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो है ना काफ़ी भीषण जो है ना विनाश की स्थिति बनती है। ठीक, मतलब ये क्या है कि तटबंध टूटने से उत्पन्न बाढ़ क्या है, तो यही भी एक और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय हिमालय क्षेत्र में क्या 11 नदी घाटियां हैं, 28,000 हिम नदियां झीलें हैं। तो भारत में जो भारतीय जो हिमालय क्षेत्र है वो काफ़ी प्रभावित क्षेत्र है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे क्या 2 प्रकार की ये ग्लेशियल झीलों की बात की गई, सुप्रा ग्लेशियल झीलें। इनका निर्माण कैसे होगा? इनका निर्माण हिमनद की सतह पर मौजूद गड्ढे या गर्त में हिमनद के पिघलने से। वही हमने जो देखा पिक्चर, ये हिमनद है और इसका सामने वाला पार्ट पिघल गया तो ये जल होगा यहाँ पे, और ये अगर ये छिछले जगह में ये यहाँ पे जमा हो जाएगा तो ये झील बन जाएगा। तो एक तो ये बात की गई है यहाँ पे। उसके बाद हिमोर तटबंध निर्मित जल, वही जो हमने बात की ऐसे कि ये जब हिमनद ये पिघल के इसमें इसका मलबा यहाँ पे जमा हो गया, ठीक है, और ये पानी इसके बीच में हो गया, तो ये एक तरह से क्या हुआ, ये मलबा जो जम के हो गया ये तटबंध का काम करेगा। तो इसी को बोलते हैं 2 प्रकार के, ये सामान्यतः 2 प्रकार, सुप्रा ग्लेशियल झीलें और हिमोर तटबंध से निर्मित झीलें। तो होता क्या है कि होता यही है कि जब उस पर दबाव पड़ता है हिमनद के पिघलने का बार बार, तो वो तटबंध टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो जिसके कारण फिर बाद की घटनाएं होंगी। हाँ, और यहाँ पे भी यही कि अगर पिघलना, तो ये सब चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं जब मैं बात कर रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, और ग्लोबल वार्मिंग का असर किस पे पड़ा है? ग्लेशियर पे, और ग्लेशियर जो है तेजी से पिघल रहे हैं, तो उसका असर क्या? उससे लगे हुए जो झील है। ठीक है, तो ये संदर्भ था हमारा। IHR जो दिया गया भारतीय हिमालय रीजन जो है ना में GLOF की घटना बढ़ने के कारण क्या है, वही घटना क्या है, जिम्मेदार कारण क्या है कि 2/3 घटनाएं हिमस्खलन या भूस्खलन के कारण होती हैं। कि जो झील है उसमें ऊपर से मलबा गिरा, मतलब मलबा या चट्टान गिरा, या तो ग्लेशियर टूट के गिरा उसका चट्टान, या जो लैंड स्लाइडिंग हुई उसमें चट्टान ही गिरा, तो जिसके कारण क्या टर्बुलेंस होगा उस झील में, और उसका पानी जो है ना बाहर बह के आएगा और ब्रस्ट होगा, और जिसके कारण नीचे आने के बाद वो भीड़ होगी, बाढ़ का शक्ल ले लेगी। वही असंगठित हिमोर तटबंधों पर हिमनदों से पिघलकर आए अत्यधिक जल के दबाव के कारण उन तटबंधों के टूटने के कारण, ये चौड़ाबाड़ी जो ये GLOF जो हुआ था 2013 में, ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में जो रुद्रप्रयाग रीजन है वहाँ पे ये हुआ था, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर ही है, वहाँ पे ये हुआ था, तो काफ़ी भीषण दुर्घटना थी ये भी। बढ़ता तापमान और पिघलते हिमनद, हम लोग समझ रहे हैं इसको ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। हाँ, क्योंकि 2023 और 24 का जो साल है सबसे गर्म है, और इसके कारण जो है ना ग्लेशियर के पिघलने विभिन्न रीजन में एक सबसे अधिक इम्पैक्ट देखा गया है, और खास करके हिमालय क्षेत्र में जो हिमनद है उनके पिघलने का दर बताए जा रहे हैं विभिन्न एजेंसियों के द्वारा। और निगरानी से जुड़ी जो चुनौतियाँ हैं कि मतलब अब इसको मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है कि जहाँ जहाँ भी इसकी संभावना बन रही है, मतलब ऐसे कितने 7500 हिमनदीय झीलें हैं, 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, मतलब इतनी हाइट पे, तो हाइट पे होने के कारण, पर्वतीय क्षेत्रों में होने के कारण जो है ना ये समस्या और गंभीर हो जाती है, जहाँ पे क्या है कि मलबा गिरना, चट्टान का गिरना, लैंडस्लाइडिंग का खतरा ज़्यादा हो जाता है। और फिर उसके बाद, उस घटना के बाद, जब झील टूटती है तो उसके बाद जो उसका मलबा गिरता है और पानी जो आता है नीचे, तो उसका भी इम्पैक्ट उतना ही अधिक होगा जितनी अधिक हाइट पे होगी। ठीक है, तो इसलिए ये भी मॉनिटर करना आवश्यक है। चलिए, तो अब इसके लिए भारत में क्या समन रणनीति क्या है? समन रणनीति के लिए हम लोग सबसे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो अधिकरण है उसके अंतर्गत क्या आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति के माध्यम से केवल आपदा के बाद कार्रवाई के बजाय जोखिम न्यूनीकरण, मतलब आपदा जब घटित हो जाए उसके बाद करने के स्थान पे हम लोग आपदा के पहले काम करना है, मतलब आपदा को कम करने के उपाय, जोखिम न्यूनीकरण को सुनिश्चित करने का अग्रसक्रिय उपाय करना होगा। उसका राष्ट्रीय हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से उत्पन्न बाढ़ जोखिम समन परियोजना, मतलब ये जो तटबंध वाला जो है टूटने का, मतलब उसको मजबूत करने का प्लान किया जा रहा है।
कि ये तटबंध को मॉनिटर किया जाए, कहाँ कहाँ इस प्रकार के तटबंध हैं और उसको टूटने ना दिया जाए, उसको मरम्मत कर दिया जाए। ये कहाँ का चल रहा है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड जैसे राज्यों में, जहाँ पे इसकी घटना, ऐसी घटना देखी जाती है। केंद्रीय जल आयोग क्या करता है? उपग्रह इमेजरी लेता है कि कहाँ कहाँ पे जो ग्लेशियर है पिघलने की घटना हो सकती है, तो सैटेलाइट इमेज के द्वारा ये पता किया जा सकता है। यहीं पे यहाँ पे डेटा दिया है कि हिमालय में 902 हिमनदी झीलों और जल निकायों को निगरानी करता है। ठीक, सिंथेटिक एपर्चर रडार क्या है? वो भी सेम ये इमेजरी का बदलाव वाले मानसून के महीनों में। तो बेसिकली क्या ही करेगा ये कि ये झील जो है, झील में अचानक से पानी भी तो बढ़ सकता है, कब? मानसून के महीनों में। तो ये क्या करेगा इसके द्वारा, सिंथेटिक एपर्चर रडार के द्वारा, तो ये मानसून के महीनों के दौरान जो है ना हिमनदी झील के आकार में परिवर्तन को जांचता है ये, ठीक है ना। तो उसकी इमेज, रियल टाइम इमेज हमारे पास भेजता है, तो इससे जो है हम लोग रोक सकते हैं समय रहते हुए। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, 6 हमारा अंतिम न्यूज कि फ्लैश फ्लड के जोखिम वाले हॉटस्पॉट्स के संदर्भ में, ये भी एक प्रकार का बाढ़ ही है ना, एक प्रकार की बाढ़ ही है, फ्लैश फ्लड इसको बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको साधारण भाषा में समझेंगे, अचानक आने वाला बाढ़, है ना। मतलब अचानक क्यों आता है? अचानक जल स्तर में बढ़ जाना। जल स्तर मतलब क्या? जो वाटर बॉडी है, जो संबंधित वाटर बॉडी, झील या नदी, यहीं पे बाढ़ आती है, इसी के आसपास, यही ना हमने देखा पहली न्यूज में, झील या नदी। तो ये झील या नदी जो भी है, इसके जल स्तर में अचानक से वृद्धि हो जाए। अचानक जब मैं बोल रहा हूं तो इस पर गौर करेंगे, 3 से 6 घंटे के अंदर उसके जलस्तर में इतनी वृद्धि हो जाए कि उसमें भीषण बाढ़ की स्थिति हो जाए। और बाढ़ को ऐसे ही परिभाषित करते हैं ना हम लोग कि जो जल निकाय है उसका जल निकलकर आसपास जो है ना आसपास में उसका प्रसार हो जाए। और आसपास में कहाँ? जो कि सामान्यतः जो ड्राई लैंड है, जो हमेशा शुष्क रहते हैं, वहाँ पे उसका जल फैल जाए, इसी को बाढ़ बोलते हैं ना। तो यहाँ पे भी यही घटना होगी, फ्लैश फ्लड वाली घटना ऐसे ही जगहों में। ठीक है, और क्या? अचानक से। तो अचानक से कहाँ होगी? वही फिर से पर्वतीय इलाकों में। पर्वतीय इलाकों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हमने देखा कि पर्वतीय इलाकों में जो झील है उसमें ग्लेशियर के टूटने से, लैंडस्लाइड के टूटने से, अगर क्या है इस झील में, यहाँ पे कोई झील है, यहाँ पे कोई झील है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? क्लाउड ब्रस्ट होता है, ठीक है, बादल फटने की घटना होती है। तो अचानक से क्या है, इतना जल, एक्स्ट्रा जल, वाटर यहाँ पे आ जाएगा, सरप्लस वाटर, जिससे क्या है कि इसका लेवल बढ़ जाएगा। अब चाहे ये नदी हो चाहे झील हो, सब में वाटर इतना अधिक हो जाएगा कि उससे बाढ़ जैसी स्थिति हो। और जब ये पर्वतीय इलाकों में ये भीषण क्यों बनती है? भीषण इसलिए बन जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में क्योंकि वहां पे फिर से क्या कि मलबा जो नीचे आएगी, मलबा को लेकर भी आएगी, तो फिर उसके कारण जो है ना, उसके कारण प्रतिक्रिया स्वरूप जो है ना, उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा आसपास के क्षेत्रों में। तो यही यहाँ पे है कि एक नए अध्ययन भारतीय उपमहाद्वीप में फ्लैश फ्लड के जोखिम वाले हॉटस्पॉट का मानचित्रण किया गया है। तो भारत में जो है ना, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, ये सब जो है ना बहुत बड़े हॉटस्पॉट हैं। और केंद्रीय स्तर पे भी, मतलब सेंट्रल मध्य भारत में भी ऐसे जो बेसिकली पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, जहाँ पे खास करके मानसून काल में अधिक वर्षा होती है या बादल फटने की घटना सामान्य तौर पे देखा जाता है। इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि फ्लैश फ्लड की घटनाएं मुख्य रूप से कहाँ? हिमालय, पश्चिमी और मध्य भारत में पाई जाती हैं। तो यही कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है मुख्य बिंदुओं पे एक नजर। क्या है कि यहाँ पे जो नदियों में जल की बढ़ोतरी हो जाती है, तो फ्लैश फ्लड की घटनाओं के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील उपबेसिन कहाँ है? ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, महानदी, ब्राह्मणी और पश्चिमी तट के नदी बेसिन में स्थित है। ठीक है, हम लोग सब जगह समझ सकते हैं कि मानसून की वर्षा, बादल फटने की घटना ब्रह्मपुत्र में देख सकते हैं, नर्मदा के आसपास देख सकते हैं कि उससे वाटर को जो है ना, एक्स्ट्रा वाटर को जो है ना बढ़ा देता है, और जिस कारण से जो है ना फ्लैश फ्लड की घटना होती है। गोदावरी, गंगा, माही, सिंधु नदी घाटियों में कुछ हिस्सों में भी फ्लैश फ्लड की उच्च संवेदनशीलता देखी है, कुछ हिस्सों की बात की गई है। ठीक, चलिए आकस्मिक बाढ़ क्या है, अब इसके बारे में जो हमने समझा अभी, उसी के बारे में है ये कि परिभाषा में यही दिया गया है कि अचानक से आने वाली प्रचंड बाढ़ है। और क्या ये जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा के अनुसार जो है ना फ्लड के जिम्मेदार कारण क्या है? भारी बारिश हो सकती है, और इसमें जलस्तर 4 से 6 घंटे में जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, जबकि सामान्य बाढ़ में क्या होता है? सामान्य बाढ़ में धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन जो है ना 5 दिन 10 दिन 15 दिन में जो है नदी का जलस्तर बढ़ता है। हमने सुना भी होगा कि नदियों के बारे में अक्सर जो है मानसून के समय में न्यूज़ में आता है
कि ये नदी, गंगा नदी जो है ना अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, संभावना है कि यमुना गंगा नदी में जो है ना बाढ़ आएगी इस इलाकों में, इस तरह के एडवाइजरी जारी किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं, इतना समय नहीं लगता, 4 से 6 घंटे में इस तरह की घटनाएं बाहर आने की संभावना बन जाती है। इसीलिए फ्लैश फ्लड और भारत में क्या है कि आंकड़े कुछ दिए गए हैं कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-22 के बीच कितने फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई, 132 से बढ़ के 184 हो गया। तो काफ़ी घटनाएं हैं और हर साल फ्लैश फ्लड के कारण क्या 5000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो महत्वपूर्ण जो है ये आपदा बन गया है भारत के लिए। जिम्मेदार कारक हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि फ्लैश फ्लड की 25% घटनाएं आमतौर पे क्या बादल फटने से होंगी, ठीक है, और हिमालय क्षेत्र में होंगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इस सब में देखा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र ढलान वाली स्थलाकृति और संकीर्ण नदी जलमार्ग, वही ये ऐसे करके नदियाँ हैं और इसके बीच से नदी पर्वत है और नदी निकल रही है। अब यहाँ पे कुछ घटना हुई, यहाँ पे बादल फटा तो इसका जल यहाँ पे आएगा, या यहाँ पे क्या हुआ, ये ग्लेशियर लेक और ब्रस्ट फ्लड हुआ तो इस सब का सोर्स यहाँ आएगा और ये अचानक से जलस्तर इतना तेजी से बढ़ जाएगा ये कि आसपास जो है ना फ्लैश फ्लड की घटना होगी, जो कि और ये चूंकि ऊंचाई पे रहने के कारण वो सारा मलबा अपने साथ लेते हुए उसके कारण भी फिर इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। तो सामान्य बाढ़ से इसीलिए ये अलग है, इसलिए इसका नाम अलग लिखा गया है। सिर्फ बाढ़ नहीं बोला जाता है इसे, फ्लैश फ्लड इसलिए बोला गया इस संदर्भ में, ठीक। संतृप्त मृदा मतलब क्या, मृदा भी साथ में आएगी, मतलब ये माउंटेन है और इस पर ऑलरेडी वर्षा हो रही है, ठीक है। जो मृदा है चट्टानों के ऊपर पूरी संतृप्त हो चुकी है, मतलब कीचड़ बन चुकी है और थोड़ा सा भी फोर्स ऐसे इस पे अगर आएगा तो पूरी की पूरी मृदा सतह जो है नीचे बहेगी। तो अभी क्या है, पानी आ रहा था, सिर्फ वाटर आ रहा था और उसके बाद क्या उसके साथ कीचड़ भी आ रही, तो उससे अपरदन अधिक होगी। तो यही चीज है यहाँ पे बताया गया है, संतृप्त मृदा, ठीक। उसका जब यहाँ पे कारण एक अंत में ये भी है कि जब ऊपरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश होने से बांध, तटबंध या चेक डैम में पानी का दबाव बहुत बढ़ जाता है तो कभी कभी उन्हें अचानक खोलने से भी फ्लैश फ्लड की घटना हो जाती है। तो बेसिकली यही है कि कम समय में अधिक पानी के स्रोत के बढ़ जाने के कारण जो है ना फ्लैश फ्लड की घटना होती है। अब ये हम लोग देखेंगे फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम, मतलब अग्रिम चेतावनी, इसके लिए चेतावनी, क्योंकि आपदा की तो पहचान हमने कर ली, लेकिन आपदा में सबसे बड़ी बात है कि आपदा के पश्चात क्या या आपदा के पूर्व क्या है, कि आपदा को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो इससे संबंधित ये है कि अग्रिम चेतावनी क्या, उसके लिए कैसे, तो चेतावनी क्या, बस रियल टाइम में अग्रिम चेतावनी साधन है जो फ्लैश फ्लड के खतरे को 6 से 24 घंटे पहले सूचना दे सकता है। मतलब जलस्तर अगर बढ़ रहा है, अगर रियल टाइम डेटा अगर मिल जाए तो 3 से 4 घंटे का समय भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए काफ़ी हो सकता है। और 2020 में काम कर रहा है और दक्षिण एशियाई देशों में सब में लगा हुआ है, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। और तकनीकी विशेषताएं क्या है, 4 किलोमीटर इंटू 4 किलोमीटर की स्थानिक कवरेज के साथ हाई रेजोल्यूशन पूर्वानुमान है। ऑब्वियसली ये एक बड़े रीजन को कवर करेगा जिसमें कि ऐसे जलस्तर के बढ़ने की स्थिति को मॉनिटरिंग किया जा सकता है, ठीक है। और बेसिकली क्या जल ग्रहण स्तर पर काम करता है तथा संवेदनशील हिमालय भूभाग और शहरी फ्लैश फ्लड प्रबंधन को भी देखता है। एक यहाँ पे देख सकते हो कि शहरी इलाकों में भी फ्लैश फ्लड की घटना हो सकती है कि अचानक से मानसून काल में बहुत अधिक वर्षा हो गई और हमने क्या किया हुआ है, कंक्रीटाइजेशन कर दिया है शहरों में अधिक से अधिक, तो मिट्टी कुछ सूख जो है ना अवशोषित ही नहीं कर पा रही है एक लेवल के बाद, और क्या जो ड्रेनेज सिस्टम है वो चोक्ड है प्लास्टिक के कारण, ठीक है, और निकलने की स्थिति में नहीं है। तो क्या होती है, हमने अधिकतर शहरों में आजकल देखा है क्या बाढ़ आ जाती है बड़े बड़े शहरों में, तो अचानक से 2 से 4 घंटों में, आधे घंटे में कि मूसलाधार वर्षा हुई और बाढ़ आ गई। तो उस फ्लैश फ्लड हम लोग एक अर्बन फ्लैश फ्लड का भी प्रकार देख सकते हैं, ठीक। अब क्या यहाँ पे लास्ट में यही दिया कि बाढ़ संबंध रणनीतियाँ बाढ़ के संदर्भ में पूरी तरह इन जनरल हम लोग इसे मेंस में लिख सकते हैं। ये सारी जो हम लोग अभी बात कर रहे थे इसे भी लिख सकते हैं। क्या है कि अग्रिम चेतावनी प्रणाली, क्षेत्र विशेष प्रणालियों का मुद्दा, ठीक है, वर्षा पैटर्न को वहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये सबको ध्यान में रखते हुए जो ना हमें पॉलिसी बनानी होगी। उसके बाद क्या, अपडेटेड जोखिम मानचित्रण, है ना, मैपिंग करनी होगी पूरे राष्ट्र की कि कहाँ पे कम है, कहाँ पे मॉडरेट है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, जोखिम अधिक है तो जोखिम कम से लेकर जोखिम अधिक तक का मानचित्रण करना पड़ेगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अब क्लाइमेट को
यूज करो। मतलब जहां पे जिस तरह क्लाइमेट है, मतलब मानसून की वर्षा हो रही है तो 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो उसे सह सके, उसके साथ काम कर सके। उसका भूमि उपयोग योजना भी उस प्रकार से होना चाहिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिक्रमण को रोकने के लिए उचित योजना बनाई जानी चाहिए। अतिक्रमण मतलब क्या? वही जो शहरी फ्लैश फ्लड की बात की हमने आर्द्र जो भूमि है, वेटलैंड्स जो हैं, उसको हमने क्या कर लिया, इनक्रोच कर लिया और उसमें हमने शहरी कचरे को डाल के भर दिया। जबकि जो आर्द्र भूमि थे हमारे शहरों के लिए क्या थे, स्पॉन्ज का काम करते थे। और जो अचानक से जो वर्षा होती थी, जो उसका रन ऑफ होता था, जो वर्षा का जल होता था जो बह के जाता था, उस आर्द्र भूमियों में जो है ना वेटलैंड्स में जमा हो जाती थी और उसको लंबे समय तक हम लोग यूज भी करते थे। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी था कि इस प्रकार के बाढ़ से मुक्ति होती थी कि अचानक से ये वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होती थी। आज हमने क्या किया, अधिकतर को तो भर दिया, उसके बाद क्या, वहां तक जाने वाली जो नालियां थी, जो ड्रेनेज था, उसे भी चोक कर दिया। तो ये भी इस प्रकार की योजनाएं बनाई जानी चाहिए कि संवेदनशील क्षेत्र है वहां पे अतिक्रमण को रोका जाना चाहिए, जो भूमि उपयोग पैटर्न है उसे रोका जाना चाहिए। खास करके नदी बेड में भी जो शहरीकरण का प्रभाव देखा जा रहा है, उसका अतिक्रमण किया जा रहा है, तटीय इलाकों में किया जा रहा है, तो वहां पे इससे हम लोग देख सकते हैं, इस फ्लड से बचा जा सकता है। चलिए अब हम लोग आज की अन्य सुर्खियां देख लेते हैं। कुछ शॉर्ट न्यूज है। इसमें पहली सुर्खियों में क्या है, डिजिटल भुगतान सूचकांक। डिजिटल भुगतान डिजिटली भुगतान करने से संबंधित है। न्यूज क्यों बना है कि पिछले 6 वित्तीय वर्षों में भारतीय डिजिटल भुगतान व्यवस्था में 65,000 करोड़ से अधिक डिजिटल लेन देन हुए, जिनका मूल्य लगभग 12,000 लाख करोड़ रुपया। तो मतलब भारत इसमें आगे प्रदर्शन कर रहा है, काफी संख्या अधिक है, वॉल्यूम काफी अधिक हो गया। अब डिजिटल भुगतान के बारे में कुछ यहाँ पे बातें दी गई हैं, जैसे कि आरबीआई ने क्या किया है कि आधिकारिक रूप से हर छमाही के आधार पर प्रकाशित होता है रिपोर्ट भारत में डिजिटल भुगतान सुविधा को अपनाने में हुई प्रगति को मापने के लिए विकसित किया है। ठीक है, उसके बाद जो इंडेक्स है, इंडेक्स की बात जो की गई है, सूचकांक, उसका डीपीआई में निम्नलिखित व्यापक पैरामीटर शामिल है। क्या शामिल है कि भुगतान सक्षमकर्ता, भुगतान अवसंरचना, मांग पक्ष कारक और आपूर्ति पक्ष कारक, मतलब दोनों उपयोगकर्ता, देने वाला भी लेने वाला भी, ठीक है ना, और भुगतान प्रदर्शन, उपभोक्ता केंद्रितता, मतलब कितना, ये सारे आयाम को इसमें रखा गया है। और नवीनतम आरबीआई डीपीआई के अनुसार 2018 से अब तक डिजिटल भुगतान की पैठ में 4 गुना वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 4 गुना वृद्धि हुई तो काफ़ी पॉजिटिव साइन दिखाता है हमारे डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड। ये स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है, स्किल डेवलपमेंट को फंडिंग करने से संबंधित है। क्या है न्यूज ये है कि कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री ने क्या किया है, स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड लाया है, को मापनीय सामाजिक प्रभाव प्रदान करने वाला साधन बताया है। क्यों, क्या करेगा ये समझ लेते हैं एक बार कि स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है क्या। कि भारत में पहला डेवलपमेंटल इम्पैक्ट बॉन्ड है जो कौशल प्रशिक्षण और नौकरी प्रदान करने के लिए समर्पित है। मतलब इस बॉन्ड से जो कमाई होगी, बॉन्ड डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं ना, जिसको सरकार निकालती है, डिफरेंट सरकार या विभिन्न बॉडीज जो है ना वो निकालती है विभिन्न पर्पसेस से, उससे जो पैसा आता है उसको यूज किया जाता है विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों में, विभिन्न प्रकार के कार्यों में। तो ये क्या है, ये किसको समर्पित है, कौशल प्रशिक्षण और नौकरी प्रदान करने के लिए। उद्देश्य क्या, 4 वर्षों में कितना, 50,000 युवा भारतीयों को लाभान्वित करना, जिसमें 60% लाभार्थी महिलाएं होंगे। मतलब इनको प्रशिक्षण करने से, इनके प्लेसमेंट से संबंधित जो सारा स्ट्रक्चर चल रहा है कौशल विकास का, ठीक है ना, उससे संबंधित। शुरुआत कब हुई थी, 21 में। मंत्रालय कौन है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, वैकल्पिक निवेश कोष, ये वैकल्पिक निवेश कोष भी आरबीआई से संबंधित डेवलपमेंट है। क्या है कि आरबीआई ने संशोधित दिशा निर्देश जारी कर विनियमित संस्थाओं द्वारा ये जो वैकल्पिक जो कोष है योजना की कुल राशि को 20% तक निवेश करने की सीमा तय कर दी है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि भारत में पंजीकृत जितने भी फंड आधारित संस्थाएं हैं जो निजी रूप से निवेश जुटाती हैं, साथ ही ये अपने निवेशकों को लाभ के लिए निर्धारित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने हेतु भारतीय या विदेशी अनुभवी निवेशकों के फंड से भी एकत्रित करता है। तो यही इसके बारे में है। इसका विनियमन भारतीय कौन करता है, सेबी करती है, और इस अधिनियम के तहत सेबी विनियमन 2012 के तहत किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ये, जो भारत के संदर्भ आरबीआई के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, एआईएफ। ठीक है, चलिए
और यहाँ पे क्या है कि एआईएफ की श्रेणियाँ भी हैं। क्या है एआईएफ की श्रेणियाँ? श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 क्या है कि स्टार्टअप, सोशल वेंचर, लघु और मध्यम उद्यम आदि में निवेश करने वाले एआईएफ। उसके बाद क्या इनके उदाहरण जैसे वेंचर कैपिटल फंड, एसएमई फंड, ये सब दिया गया है। उसके बाद श्रेणी 2 क्या है? इक्विटी और ऋण में करने वाले, मतलब नॉर्मल शेयर में करने वाले, ठीक है। इसके उदाहरण क्या है? रियल एस्टेट फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड। और उसके बाद श्रेणी 3 में क्या है? फंड्स रिटर्न बढ़ाने के निवेश उधारी लेकर निवेश करते हैं, जिनमें क्या सूचीबद्ध गैर सूचीबद्ध डेरिवेटिव में निवेश भी शामिल है। इसका उदाहरण क्या है? हेज फंड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इक्विटी। ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है ना हम लोग जो है ना सुनते आते हैं फाइनेंस मार्केट के संदर्भ में। हाँ, जो ये नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज है क्या है? पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय बेसिकली ये है कि जो कि देश में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित डिफरेंट ये जो विधा है, पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क और जीआई संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है, ठीक है। तो यही कार्यालय की बात हो रही है। क्या है न्यूज कि पेटेंट कार्यालय ने कंप्यूटर संबंधित जो आविष्कार हैं उसके जांच के लिए क्या एक संशोधित दिशा निर्देश 2025 जारी किया है। बस यही न्यूज है। और किसके अंतर्गत काम करता है ये महानियंत्रक? जो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। कार्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और इसके कार्य क्या है तो हमने डिस्कस कर ही लिया। और बौद्धिक संपदा अधिकार जो है उससे संबंधित जो मामले हैं सरकार को सलाह देने का काम करता है। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के संदर्भ में जो रजिस्ट्रियों और संबंधित संस्थानों के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख भी करता है। तो ये पूरा का पूरा जो है बौद्धिक संपदा के अधिकार से संबंधित जो है कार्यालय है। ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव क्या है कि जो पहलगाम की घटना हुई, जो आतंकी आए, उसे सरकार के द्वारा अभी जो है ना मार दिया गया है, न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। 3 पाकिस्तानी नागरिकों को आतंकवादी ऑपरेशन महादेव में मारा गया है। तो यही ऑपरेशन महादेव केंद्र सरकार के द्वारा ये लोकसभा में बताया गया है अभी। तो ऑपरेशन महादेव यह ध्यान रखेंगे। इसका क्या था इसके बारे में थोड़ा देख लें। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक ज्वाइंट ऑपरेशन थी ये। और उद्देश्य क्या था? जो लश्कर तैयबा जैसे जो पाकिस्तान आधारित समूहों के समर्थन से जो कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने वाले विदेशी आतंकवादी थे उनको सफाया करना। तो यही चल रहा था उस समय से। ऑपरेशन सिंदूर जो ऐसा बताया गया था कि मंत्रालय के तरफ से भारत में कि ये जारी है अभी, तो उसके एक पार्ट के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। प्रलय मिसाइल रक्षा क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो है ना डेवलपमेंट क्या है कि उड़ीसा के तट पे जो है ना डीआरडीओ के द्वारा प्रलय मिसाइल का लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और क्या ये हाइपरसोनिक गति से उड़ान भर सकती है। हाइपरसोनिक मतलब जो ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक, ठीक। मैक 5 उसी को बोला, मैक 1, मैक 2, मैक 3, मैक 4, इसी तरह से इनका मिसाइलों की गति बताई जाती है, ठीक है। तो मैक 5 है ये। उसके बाद क्या है? क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। हाँ, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल्स और भी इसमें गुण हैं। इसमें क्या ऐसी मिसाइल होती हैं जो कम ऊंचाई पर बैलिस्टिक मार्ग अपनाती हैं। ये उड़ान के दौरान जरूरत पड़ने पर दिशा और मार्ग दोनों बदल सकते हैं, ठीक है। और क्या स्वदेशी रूप से विकसित है। अच्छा, ये पॉजिटिव बात है बहुत बड़ी, ठीक है। और मार्ग क्षमता कितनी है? 150 से 500 किलोमीटर दूरी तक। तो काफ़ी रणनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अभी पर्यावरण से संबंधित, जैव विविधता से संबंधित क्या है? काजीरंगा टाइगर रिजर्व, केटीआर भी बोला जाता है इसको। काजीरंगा टाइगर रिजर्व में क्या है, न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि ये जो है ना भारत में तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व दर्ज किया गया है, बाघों की संख्या के आधार पे तीसरा। पहला और दूसरा कौन है? इंपॉर्टेंट है। पहला कर्नाटक में बांदीपुर और उत्तराखंड में कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो तीनों हम लोगों ने याद कर लिया। इसके बारे में थोड़ा कुछ फैक्चुअल बातें हैं यहाँ पे कि 74 में ये बताया गया था। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति दी गई थी इसे 1974 में। उसका 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1985 में क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था, ठीक है। और उसके बाद बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो कि एनजीओ है, इंटरनेशनल स्तर पर काम करती है इसके संदर्भ में, मतलब जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है इसको। मतलब ये पक्षी क्षेत्र भी है। ये पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है, ठीक। पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट, ठीक है। काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व है, हम लोग जानते हैं काजीरंगा टाइगर रिजर्व आसाम में है, ठीक है ना।
तो पूर्वी हिमालय जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है उसका हिस्सा है। हॉटस्पॉट जो है ना हम लोग जानते हैं कि पश्चिमी घाट में भी है, और जो हिमालय क्षेत्र जो है पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है, ठीक, और क्या बब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि नेशनल पार्क क्या विशेषता है, कौन सी भौगोलिक स्थलाकृतियाँ वहाँ पे मौजूद है, कौन से पर्वत है, कौन से नदियाँ बहती हैं, या और भी अन्य जो है सूचनाओं को मिलाकर जो है प्रश्न यूपीएससी बनाने की प्रवृत्ति है। तो ये न्यूज इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जीव जंतु थोड़ा देख लेंगे। एक सिंग वाला गैंडा, यहाँ पे इसकी जनसंख्या 70% है। हाथी, जंगली भैंस, दलदली, ये सब। पक्षी इसमें लेसर व्हाइट फ्रंटेड गूज और फेरोजीनस डक, ये इंपॉर्टेंट जो है ना यहाँ पे देखा गया है, ठीक। तो इसलिए जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था ये। रातरियारी ढेरी, ठीक है, ये नाम से जैसे पता चल रहा होगा कि राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पहली बार एक हड़प्पा सभ्यता से बस्ती मिली है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की बस्ती मिली है जो रातरिया ढेरी नाम से ढेरी नामक स्थल पर स्थित है, मतलब ये स्थल है। इसके बारे में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता क्या सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व शहरी चरण, ठीक है, 2600 से 1900 ईसा, परिपक्व मतलब उसके बाद वाले फेज में, ठीक, हाँ, से संबंधित है। स्थान क्या है, लगभग 4500 साल पुरानी बस्ती है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, क्लियर। उसके बाद क्या, ये खोज पुरातात्विक मानचित्रण एक बार बड़ी कमी को पूरा करती है, और यह उत्तरी राजस्थान और गुजरात में स्थित आद्य हड़प्पा स्थलों के बीच संबंध को जोड़ता है, मतलब लिंकेजेस को बिठाने के लिए, ठीक। और राजस्थान में अन्य सिंधु घाटी बस्तियां कौन कौन सी, जैसे कालीबंगा, यह उत्तरी राजस्थान में स्थित है। इसे लगभग 2900 ईसा पूर्व का माना जाता है, एक योजनाबद्ध शहर के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक। और इसकी खोज जो है किसने किया था, इटालियन इंडोलॉजिस्ट लुगी पियो टेसिटोरी ने की थी, ठीक। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, ये साइट महत्वपूर्ण है और ये जो एज महत्वपूर्ण है, 2900 ईसा पूर्व, ठीक। तो चलिए हम लोग अब अंत में सुर्खियों में जो स्थल है एक सीरिया, उसके बारे में समझ लेते हैं। इसकी राजधानी दमिश्क हिंदी में या डेमेस्कस, ठीक है ना। इसका लोकेशन हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे है, ये भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पे। ये सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, ये सारी कंट्री यहाँ पे हैं। और इसको क्या बोला जाता है, लेवेंट रीजन भी बोला जाता है, ठीक है, लेवेंट रीजन भी बोला जाता है। फिलिस्तीन भी जोड़ ले इसमें क्योंकि फिलिस्तीन यहीं का हिस्सा है, ठीक है। तो लेवेंट रीजन बोला जाता है इसको, ठीक है। और न्यूज क्या है कि असद शासन के जो पतन के पश्चात जो बशर अल असद का शासन था वहाँ पे, और जब वहाँ पे चीज़ें बिगड़ी और गृह युद्ध की स्थिति हुई तो उनका शासन जो है बिगड़ गई। उसके बाद पतन के बाद जो भारत की पहली आधिकारिक पहल है, ये पहली बार अभी की गई है। आधिकारिक पहल मतलब क्या कि उनसे बातचीत करने की, अधिकारियों ने सीरिया के अंतरिम सरकार की मंत्रियों से मुलाकात की है, हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने। तो यही न्यूज है, इसलिए ये चर्चा में है सीरिया, ठीक है। और यहाँ यही बताया गया, इसका लोकेशन बताया गया कि भूमध्य सागर के पूर्वी तट पे है। और सीमावर्ती राष्ट्र भी देख सकते हैं कि उत्तर में टर्की है, इधर पश्चिम में पूरब में इराक है, और इधर मेडिटेरेनियन सी, और इधर दक्षिण में इजराइल और जॉर्डन का इलाका लगता है। तो ये मैप पे भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा भी जाता रहा है कि इसमें से कौन से देश जो है ना भूमध्य सागर में के किनारे पे हैं या नहीं है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, ठीक। चलिए कुछ और जानकारियाँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट में हैं। क्या है कि यहाँ पे इसके बारे में जो कुछ भौगोलिक विशेषताएं हैं, कुछ नदियों के बारे में दिया गया है कि सीरियाई मरुस्थल, यूफ्रेटस नदी और एंटी लेबनान पर्वत, ठीक, लेबनान के साथ सीरिया की सीमा को चिन्हित करता है, लेबनान और सीरिया की सीमा पे, ठीक है ना। और प्रमुख नदियों में क्या, फरात, ओरंटेस, टिग्रिस, ये नदी जो है। और उसके बाद क्या, प्रमुख संघर्षरत शहर मतलब एलेप्पो, होम्स, इदलिब, मतलब एलेप्पो, होम्स अभी जो चल रहा था आइसिस और जो वहाँ पे गृह युद्ध जैसी स्थिति थी वहाँ पे, और जो विद्रोही जो लड़ रहे थे वहाँ पे ये अलेप्पो, होम्स, इदलिब वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे संघर्ष का माहौल दिखा है यहाँ पे। और ये जो एक है गोलन हाइट्स, इजराइल के साथ, ये इस न्यूज़ को देखेंगे यहाँ पे कि कहाँ है, सीरिया और ये लेबनान है और यहाँ पे ये इजराइल है। तो ये इजराइल का आप समझ लें कि जो उत्तरी इलाका है, जो सीरिया का दक्षिणी इलाका होगा, वो डिस्प्यूटेड इलाका है, इसे गोलन हाइट्स बोलते हैं, ठीक है।
सीमा विवाद है इजराइल के साथ, तो ये हमेशा चर्चा में रहता है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग आज के न्यूज़ टुडे अंक को जो है ना समाप्त करते हैं, और आप लोग इसको देखते रहिए और करंट अफेयर की तैयारी को अपने डे टू डे अपडेट करते रहिए, और आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको लगाइए, और अब आज आपने जो सीखा उसे चेक कीजिए। चलिए, धन्यवाद।